जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डूकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। यह कोयला मंत्रालय के अधीन संचालित है और इसमें अभी तक कुल अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या है तकरीबन 2,40,000। काम की बात यह है कि अभी अभी इस कंपनी में अधिकारियों की भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें कुछ बातें जो बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कुल भर्ती जो है उसमें बैकलॉग को मिलाकर वो है 560। उसमें केवल 3 डिसिप्लिन जो है उनकी वैकेंसी है। सबसे पहली माइनिंग की, जिसमें कुल वैकेंसी 351 है, 351। दूसरी है सिविल की, जिसमें 172 यानी 172। और तीसरी जो वैकेंसी है तीसरी टाइप की वो है जियोलॉजी की, उसमें कुल 37 पद है। पोस्ट कोड ये विद्यार्थी के ज़्यादा काम का नहीं है कैंडिडेट के। ये गेट का पेपर जिस कोड में आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो 2023 का गेट का एग्ज़ाम रहा है उस गेट के स्कोर के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है। गेट 2023, इससे पहले वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसमें और मोटा मोटी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है 13 सितंबर, यानी आज सुबह 10 बजे से ही इसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें खास डेट है, लास्ट डेट वो है 12 अक्टूबर। 13 को 10 बजे से और 12 अक्टूबर को शाम 6 बजे, 18 जो बजे बता रहे हैं शाम को 6 बजे के बाद इसमें आप रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। खास बात क्या है, डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हो, इसका आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा और एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप सीधा डिटेल नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं। और एक लिखा है कि आप ज़्यादा लास्ट डेट का वेट ना करें, इसको टाइम पर आवेदन कर दें। अगर आप डिले होते हैं तो फिर इसमें कोल इंडिया लिमिटेड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सी में लिखा है कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। आप आवेदन करने से पहले इसको पूरा एकदम डिटेल से 2-3 बार पढ़ें। एफएक्यूज है उनको भी आप क्लियरली देखें एक बार। अब एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है। माइनिंग के लिए आपका डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ध्यान रहे केवल डिग्री का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं बताया है। दूसरा, सिविल के लिए सेम क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी विथ 60% मार्क्स। और तीसरा जियोलॉजी, जियोलॉजी में डिग्री के साथ साथ आप मतलब इसमें आप एमएससी भी हो सकते हैं, ऑब्लिक एमटेक इन जियोलॉजी हो सकते हैं, और अप्लाइड जियोलॉजी भी हो सकते हैं, जियो फिजिक्स भी हो सकते हैं, और अप्लाइड जियो फिजिक्स। लेकिन सब में परसेंटेज आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। आप जियोलॉजी में, जियो फिजिक्स में आपकी डिग्री साथ के इन सभी के साथ में आपकी गेट का 2023 का स्कोर इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट में क्या क्या लिखा है, आपकी डिग्री माइनिंग या डिग्री सिविल या एमएससी एमटेक, ये जो भी है किसी जिस यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो भी स्टेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें कौन सी AICTE जो एक एक अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन भी और आपकी डिग्री भी, आपकी मतलब यूनिवर्सिटी भी। दूसरा, इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो जनरल पोस्ट के लिए, मतलब जो अनरिजर्व पोस्ट के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग, और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, अगर ओबीसी क्रिमिलेयर तो वो भी ऑलरेडी इसमें जनरल में आ जाएंगे, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो है इन सब के लिए 60% ही ज़रूरी है। केवल SC और ST के जो कैंडिडेट है उनका परसेंटेज जो है क्वालिफिकेशन का वो 5% का उसमें रिलैक्सेशन, मतलब 55% भी हो सकता है। साथ में एक और बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो PWBDA बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके भी 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आपका ये परसेंटेज CGPA या GPA है तो उसमें आप कन्वर्जेशन का जो परसेंटेज कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से इशूड होना चाहिए, उसके बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको। अब एपीयरिंग कैंडिडेट के लिए, जो बंदे अभी इस साल फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं और उन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है, तो अगर क्वालिफाई होते हैं तो वो भी एलिजिबल हैं इसमें। उनके साथ एक शर्त है कि जब भी आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए उस समय आपके पास आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाने चाहिए और आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ में एक और इन्होंने क्लियर किया है कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए। क्लियर कट लिखा, फर्दर द कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर ओब्लिक सेमेस्टर ओब्लिक टाइमेस्टर
विच एवर इज एप्लीकेबल इन द अकेडमिक ईयर 2022-23 इन सिंगल अटेम्प्ट एंड शुड हैव क्लियर्ड ऑल प्रीवियस ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर ऑब्लिक टाइमेस्टर एज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल ईयर। दो चीज़ बता दी एक साथ, आपकी बैक भी क्लियर हो जानी चाहिए इससे पहले पहले, और आपका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी सारे एक साथ ही क्लियर हो जाने चाहिए उसके बाद, और साथ में गेट, ये तीनों होंगे तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। विल हैव टू अपलोड देयर, हाँ ये कौन सा मार्कशीट अपलोड करना है आपको, लास्ट ईयर का मार्कशीट जो है लास्ट सेमेस्टर का वो इसमें अपलोड करना है। कुछ क्लेरिफिकेशन, कई बार जैसे माइनिंग में कोई डाउट नहीं है, एक चीज़ इसमें नहीं बताई हुई है, जैसे इसमें बैचलर डिग्री मांगी है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप एमटेक किए हुए हैं लेकिन आपके बीटेक में अगर परसेंटेज 60 से कम है और एमटेक आप चाहे 80% हो, एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह जो क्वालिफिकेशन जो डिग्री मांगी है वो बैचलर की डिग्री है, तो बीटेक आपकी बीई जो भी है उसमें आपका 60% होना जरूरी है। अब इसमें सिविल में एक और होता है कि सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी कॉम्बिनेशन जो भी सिविल के साथ में होगा वो मान्य नहीं होगा, क्लियर कट लिखा नॉट एलिजिबल। एलिजिबल कौन है, केवल सिविल इंजीनियरिंग के साथ जो है बीटेक है वो। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो आपको फिर कोल इंडिया लिमिटेड का ये निर्णय मान्य होगा। टेंटेटिव वैकेंसी, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, कन्फ्यूजन मत होना। कोई सा भी एक डिसिप्लिन देख लो चाहे टोटल। यूआर की पोस्ट है जिसमें जनरल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास ये इस कैटेगरी के बंदे हैं, अगर तीनों के ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी जनरल में जाएंगे डेफिनेटली। अगर बशर्ते आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो तो आप जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। ओबीसी का क्रीमी लेयर का अगर है तो फिर आप इसी में आएंगे। इसमें ये फ्रेश वैकेंसी 297 है, अब 351 जो टोटल ये बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो है बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी वो होती है जो पिछले रिक्रूटमेंट, पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट था उसमें ओबीसी की 28 पोस्ट खाली रह गई थी, एससी की 19 खाली रह गई थी और एसटी की 7। इस तरह टोटल 54 पोस्ट जो पहले के रिक्रूटमेंट की खाली है, प्रीवियस ईयर की है, उससे पहले की भी हो सकती है। ये जितनी हैं वो अभी की फ्रेश वैकेंसी में, ये सब जुड़ने पर टोटल आपका 351 आता है, माइनिंग का बता रहा हूँ जैसे। इसी तरह सिविल में भी 107 फ्रेश है, उनमें टोटल 65 जुड़ने के बाद ये 172 आएगा। सेम चीज़ जीरोलॉजी में है, ये 34 पहले की है, अभी की है, और 3 इसमें नई 37 होगी टोटल। कुल है इसमें 560। इसमें एक चीज़ और, ये तो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल भी इसमें कुछ माइनिंग में आपको एकदम दूसरी कोई जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए इसमें सीटें सूटेबल नहीं है। सिविल में कुछ है जो जैसे हार्ड हियरिंग का है, वन आर्म का है, वन लेग, वन आर्म एंड वन लेग, और ये इस तरह कुछ कैटेगरी है जिनमें इसके कैटेगरी के मतलब डिसेबिलिटी के साथ भी बंदे एलिजिबल हैं। उसके बाद ये पीडब्ल्यूबीडी की जो एक बैकलॉग वैकेंसी उसके बारे में दिया हुआ है, कैंडिडेट को ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बड़ी अच्छी चीज़ है कि केवल गेट के स्कोर पे आपका सिलेक्शन होना है। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, दैट इज गेट 2023। बेस्ड ऑन द गेट 2023 एंड द रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल टू शॉर्ट लिस्टेड 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे, सॉरी, जितनी वैकेंसी है उससे 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर उसमें किसी दो बंदों के सेम मार्क्स हो गए तो उसको कैसे, उनका फिर मेरिट कैसे बनाया जाएगा, जिसका डिग्री में परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर आपका गेट के स्कोर 2 का सेम है तो जिस बंदे का डिग्री में क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है उसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो मेरिट में टॉप पे रहेगा। संयोग से अगर वो दोनों भी सेम है तो फिर एज में जो बंदा ज़्यादा सीनियर है, आई मीन यहाँ पर ये अर्थ है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है वो उस सीनियरिटी में ऊपर रहेगा। ठीक, उसके बाद द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी, जो भी डॉक्यूमेंट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। और 2023 के अलावा उससे पुराना अगर किसी का गेट है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, केवल 2023 का गेट का स्कोर है वही मान्य होगा। खास चीज़ है डी में, अगर पहले से कहीं आप दूसरी जगह किसी भी पोस्ट पर, अगर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज़ में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। ये शायद एप्लीकेशन के टाइम ही मांग लेंगे, अगर आप जो आवेदन ऑनलाइन करेंगे, अगर आर यू वर्किंग या यस करती है एनओसी का हो सकता है पूछ भी ले, तो जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन उसके आपके पास एनओसी सही रहेगा, उससे पहले ले लें।
ताकि आगे इसका झमेला ना हो। ये कब प्रोड्यूस करनी होगी? जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आओ, आपसे एनओसी मांगा जाएगा। फिर उसके बाद आपका आईएमई होगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसमें फिट हो गया था फिर आपको सीधा ज्वाइनिंग दिया जाता है। द द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज विल बी अपलोडेड ऑन द सीएल वेबसाइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी जो क्रिटिकल हो, केवल वो बता देता हूँ। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल डीवी एंड आईएमई प्रेजेंट एम्प्लॉय वर्किंग। जो कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं उनको, अगर आप वहाँ से रिलीव होंगे तभी आपको यहाँ से ये दिया जाएगा क्या आपका ऑफर लेटर। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी? 1000 रुपये है यूआर मतलब सॉरी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको एक बार गलती हो गई, दोबारा अगर आपको भरना पड़ा तो वो सारे आपके फॉरफिटेड हो जाएंगे। 1000 रुपये फीस है, 180 रुपये उस पर जीएसटी है, कुल मिला के 1180 रुपये आपके ऑनलाइन आपको पेमेंट इसमें करना होगा। SC, ST, PWBD और एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इस सब्सिडरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो कोल इंडिया लिमिटेड में पहले से किसी भी पोस्ट पर, चाहे एग्जीक्यूटिव चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव, वाले एग्जीक्यूटिव के मोस्ट कम संभावना कोई आवेदन करें, अगर इसमें है तो उनके लिए फ़ीस माफ़ है। SC, ST के लिए फ़ीस माफ़ है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए फ़ीस माफ़ है। बाकी सब के लिए, चाहे आप UR, जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कुछ भी हो, तो सबकी फीस 1180 रुपये लगनी है। ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, दोबारा कोई माफिया खाना नहीं है। अपर एज लिमिट क्या है ये और देख लीजिए। अपर एज लिमिट है इसमें 30 ईयर। एज ऑन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डेट 31 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए है ये? अनरिजर्व पोस्ट सबके लिए, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए। अगर आप OBC में तो इसकी आपको 3 साल की छूट मिल सकती है उम्र में, SC, ST के तो 5 साल, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसमें अगर आप जनरल के हैं तो आपको 10 साल मिल जाएगी, OBC के तो 13 साल, SC, ST के तो 15 साल। एक चीज़ और इसमें, अगर आप जो डिग्री के परसेंटेज है, अगर उसमें आपको रिलैक्सेशन लेना पड़े तो फिर आपको आपकी कैटेगरी में ही आना होगा। कैटेगरी की मेरिट में आप UR के पोस्ट में एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप SC या ST के हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट है। गलती से आपके अगर 60% नहीं है, 59.99% ही क्यों ना हो, आप इस कैटेगरी का बेनिफिट लेने की वजह से ही एलिजिबल हो रहे हैं। सेम कैटेगरी सेम कंडीशन OBC में भी लागू है। अगर आप 59 पॉइंट सॉरी इसमें केवल एज का ही है तो OBC के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन SC, ST के लिए अगर आप उसकी एज का मतलब इसका कैटेगरी का रिलैक्सेशन लेने की वजह से ही एलिजिबल होते हैं, तो चाहे आपके गेट के स्कोर सबसे टॉप क्यों ना हो, आपको अपनी कैटेगरी में की मेरिट में ही आना होगा। इस चीज़ का एक ध्यान रखना है। कैंडिडेट के उसके लिए 5 साल की और छूट है। एक्सर्विसमैन इन्होंने कहीं रिजर्वेशन दिखाया नहीं है, लेकिन उसमें एज का रिलैक्सेशन होता है। हालांकि एक्सर्विसमैन के लिए इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं बताई है। अपर आइटम इसके 31 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक्सर्विसमैन जो ये क्या 56 ईयर अपर रिलेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट को दैट इज 31 अगस्त। 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी इस तरह की सब छूट लेने के बावजूद भी अगर आप 56 ईयर से उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन आपको बता दिया। PWD की 40% है, और अप्लाइंग अगेंस्ट शैल बी कंसीडर ऑफ UR। अगर आप बाई चांस SC, ST, OBC के हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाते हैं या अप्लाई करते हैं UR की पोस्ट के लिए, तो आपको UR में ही कंसीडर किया जाएगा। एक्सर्विसमैन 9048 एक्सर्विसमैन इसमें कोई आएगा नहीं, बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, एक्सर्विसमैन की सारी चीज़ बता दूंगा। और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए जो पहले से ही उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, गेट का स्कोर उनको भी चाहिएगा। फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर OBC क्रिमिनल, इसमें लिखा है अपेयर सेंट्रल लिस्ट। हाँ, OBC के भाई आप जो एक सेंटर की लिस्ट है उसी में अगर आपका सर्टिफिकेट बनता है तो ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ये टाइम टू टाइम अपडेट तो आता है, और इसका एक लेटेस्ट फॉर्मेट है जो एक ही पेज का है, कंपनी की वेबसाइट पे कहीं मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बताना, इसमें मैं लिंक में OBC के सर्टिफिकेट का लिंक भी इसमें दे दूँगा। उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं बना तो बना लेना, सही रहेगा।
और इसी तरह इसमें क्रीमी लेयर का अगर आपका बना हुआ तो आप यूआर पोस्ट में माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में ही। SC/ST के लिए आपका एक जो अलग 2 पेज का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और EWS में ध्यान रखना कि EWS में किस ईयर का एलिजिबल है ये। किस ईयर का मतलब 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से जो बना है, इसमें लिखा नहीं है शायद, लेकिन वही होगा, लेटेस्ट होना चाहिए। शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्व फॉर SC/ST एंड OBC। ग्रॉस इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, अगर 2000 मतलब ये 2022-23 का ही होगा। इसमें 4 क्राइटेरिया ये ऑलमोस्ट उसके सर्टिफिकेट में लिखे रहते हैं, कोई इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये हिंदी में बना होता तो इसमें थोड़ी गड़बड़ आती है, अंग्रेजी वाला फॉर्मेट जो है उसमें सही लिखा रहता है। उसके बारे में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब जो EWS का सर्टिफिकेट बना रहा है उसको देखना, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। रेगुलेट द गाइडलाइन। डिग्री 40% हो गया। फॉरफिटिंग बेनिफिट ऑफ PWBD के लिए डिग्री डिसेबिलिटी 40% हो गया। और एज पर द, हाँ उनके लिए एक रिलैक्सेशन और है भाई, 40% मार्क्स से भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। कंपनी पे खास बात है, तनख्वाह पर आई है। इसमें E2 ग्रेड में रखा जाएगा। E2 ग्रेड की बेसिक पे है 50,000, ये स्केल ऑफ पे जो 50,000 डेज 1,60,000। इसका मतलब ये है कि आपको इनिशियली 50,000 आपकी बेसिक होगी, और जो रिलेवेंट उस समय DA चल रहा है वो DA भी इसमें दिया जाएगा। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोबेशन क्लोज होगा, तब आप E3 में आएंगे, तब आपकी बेसिक 60,000 हो जाएगी। किस में? इस पे स्केल में 60,000 डेज 1,80,000 वाले में। और इसके अलावा आपको जो डेडनेस अलाउंस जो रेलिवेंट चल रहा है वो HRA अगर आपको नहीं मिलता है कोई क्वार्टर वगैरह तो उसमें है। परक्यूजिट कुछ मिलते हैं, कुछ कटते भी हैं। और कैफे जो अलाउंस, इसके अलावा 35.5% एक ये होता है, कैफेटेरिया अप्रोच के तहत आपको एक और अलाउंसेज मिलते हैं, पार्क्स बोलते हैं जिनको। मेडिकल बेनिफिट और लीव, CMPF, CMPS, ग्रेजुएटी, CIL एग्जीक्यूटिव, ऑलमोस्ट बाकी सारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो सारी यहाँ पर भी होती है, मोस्ट ऑफ देम। और एक PRP होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो तकरीबन 1 साल बाद ही मिलता है। उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी का प्रोडक्शन, आपकी खुद की प्राइड रेटिंग, बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। सैलरी पर एक सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको बता दूंगा। पोस्टिंग आपकी कोल इंडिया में कहीं पर भी की जा सकती है। इसमें आपको एक 5 साल के लिए एक बॉन्ड और साइन करके देना होता है, फॉर्मेट आपको बाद में बताया जाएगा शायद उसमें। उस बॉन्ड में मतलब आपकी आपकी सैलरी से 5,000 रुपये पर मंथ डिडक्शन किया जाएगा, 3 लाख रुपये तक का। मतलब जब 3 लाख हो जाएंगे तब आपको वापस बॉन्ड के पैसे वापस मिल जाता है। 60 महीने आपको मैंडेटरी है ये सर्विस करना। उससे पहले अगर आप जाते हैं तो ये बॉन्ड मनी फॉरफिटेड हो जाती है, या फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका, ये मेरिट लिस्ट में आने के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मल या फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए। डिटेल इसमें इसमें ही बता रखा है। दूसरा एक QR कोड दिया हुआ है जो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी कमेंट बॉक्स में है। और आपको क्या क्या चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का 3 वीक से पुरानी, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्होंने वो साइज़ नहीं बताया कि मैक्सिमम या मिनिमम साइज़ कितनी चाहिए। एक सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन चाहिए, वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी किस किस की चाहिए? मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी बोर्ड लेवल का जो एडमिट कार्ड मतलब सर्टिफिकेट है, जो इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें आपकी एज लिखी हुई हो, एक उसकी कॉपी चाहिए। और फाइनल या प्रोविजनल मार्कशीट और डिग्री चाहिए। इस मार्कशीट लिखा है कहाँ पर? फाइनल प्रोविजनल डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल। पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, इन चाहिए लिख दिया वैसे। अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट है तो फाइनल ईयर सेमेस्टर द अकाउंटिंग विल बी हैव टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट लेटेस्ट ईयर सेमेस्टर, उसका भी आपको देना है। एक अगर साथ में आपको ये GPA है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सर्टिफिकेट है, उसको भी साथ में अपलोड करना है। अगर आप SC/ST OBC या PWBD है तो उसका सर्टिफिकेट की कॉपी एक स्कैन करके वो भी लगाना है। और EWS का तो वो भी लगाना है। एक्स सर्विसमैन है तो उसकी डिस्चार्ज बुक की कॉपी की स्कैन कॉपी लगानी है। JNK हैं तो उसकी कॉपी लगानी है, JNK से बिलोंग करते तो। और अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी हैं तो उसमें आपको एनओसी भी इसमें लगानी है। कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वन डिसिप्लिन पोस्ट ओनली। अगर आपका ड्यूअल आपकी बीटेक सिविल में भी और जियोलॉजी में भी या माइनिंग में भी हो, लेकिन आपको एक ही पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा आवेदन कर दिया है तो जो सबसे लास्ट में आवेदन किया है वो आवेदन माना जाएगा। अगर आपने जो अटैचमेंट रिक्वायर्ड है उनमें से नहीं किया तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखें केवल इंडियन नेशनल जो भारतीय है वही केवल आवेदन कर सकते हैं, और AICTE या UGC से जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से या रिकॉग्नाइज्ड जो है वहीं से ली हुई डिग्री धारक ही इसमें एलिजिबल होंगे। और अगर इसमें आपकी कोई गलती है तो कॉल इंडिया इसमें पल्ला झाड़ लेगा, सिंपल सी बात है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग पर्पज एंड देयर फॉर द कैंडिडेट बिफोर द अप्लाई, मतलब केवल ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्टेड होगी इसको तो गारंटी नहीं है वो सिलेक्शन हो ही जाएगा। कॉल इंडिया डिसीजन विल बी फाइनल। नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड आफ्टर सबमिशन के बाद कोई इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। द कैंडिडेट ओनली प्रोविजन फॉर द अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। भाई आवेदन करने से पहले अपना एकदम सारी चीज़ें देख लेना कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं इसमें, और सारी जानकारी करेक्ट होनी चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट आपको NOC लेके आना है, आपकी IME की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। द कैंडिडेट ईमेल ID और मोबाइल नंबर वैलिड रहना चाहिए अगले 1 साल तक। सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी ईमेल ID और मोबाइल के थ्रू या कंपनी की वेबसाइट पर। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसको मैं एक CL की वेबसाइट पर लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अगर कोई क्यूरी आपको कोई शंका समाधान के लिए। और CL इज राइट टू कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट, मॉडिफाई आफ्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कभी भी जब चाहे कॉल ने इसको कैंसिल कर सकता है, वैकेंसी अप डाउन कर सकता है, जो मर्जी कर सकता है। और जो भी होगा CL की वेबसाइट पर बताया जाएगा, दूसरा कोई चैनल नहीं है। अगर कोई न्यूज़पेपर में इस तरह की कहीं दूसरी कोई आप भ्रामक एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसको देखने की जरूरत नहीं, केवल वेबसाइट वाली चीज़ें ही फाइनल मानी जाएगी। केवल वेबसाइट आपने जो दे ही दी है www.colindia.in, इसी वेबसाइट को देखना है। और सेम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन विल नॉट इनवैलिड रॉन्ग। हाँ एक खास चीज़ है भाई, लॉस ऑफ ईमेल देखो, कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंड ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग email ID provided by the candidate in online application or due to any other reason. Candidates are advised to retain the same email ID and mobile number active for at least 1 year. No request for change of email or for mobile number will be accepted under any circumstances. आपका चाहे सिम कार्ड गुम हो गया, वो टूट गया, मोबाइल गुम गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को खुद को एक्टिव रखना है अगले 1 साल तक। अगर इसको फॉर्म को भरने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो हेल्प डेस्क ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहेगा, उसमें आप पूछ सकते हैं टेक्निकल, जैसे कि कोई ऑप्शन इसमें नहीं खुल रहा है, डेट ऑफ बर्थ उसको ले नहीं रहा है, सारा ऑनलाइन होना इसलिए इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक जो ये है ना mdrecruitment.cil@colindia.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ये तो रहेगा, कैनवासिंग और ये सब गड़बड़ झाला बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगली बार भी किया जा सकता है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, कुछ आर्टिफिशियली चिपकाया है, उस सारी चीज़ों का आप सजा का इकदार खुद दूंगे। डज नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट हैज रजिस्टर्ड अनफेयर मीन्स, इन सब के लिए आप दोषी भी होंगे और कॉलेज आपको रिजेक्ट भी कर देगी, हो सकता है आगे के लिए भी बैन कर दें। ये एक बता रहे हिंदी का अपलोड शॉर्ट किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अंग्रेजी वाले को ही माना जाता है। कोई कोर्ट केस या किसी से कुछ रिलेटेड हो जुरिडिक्शन का, वो कलकत्ता में ही मान्य होगा और CL का डिसीजन फाइनल होगा। ये उनका एड्रेस है। अब खास चीज़ें एक दो और, एक तो इसका लिंक नीचे दे दूँगा, दूसरा QR कोड है जिसे आप टोटल डिटेल नोटिफिकेशन इसमें आप देख सकते हैं। ध्यान रहे ये नोटिफिकेशन कॉल इंडिया की वेबसाइट पर जो है वही सही होगा। कॉल इंडिया ने अपने किसी को कोई ऑथराइज नहीं कर रखा है दूसरे को, दूसरे किसी भ्रामक जानकारी या एजेंट या किसी के चक्कर में नहीं आना है। इसमें कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।